नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शब्द चित्र में। श्रोताओं, आज हम देखें तो ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है। ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ है। हम सभी व्यस्त हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं। तो इसी कारण वर्तमान समय में जीवन के सभी उपादानों में बदलाव हुआ है और इसी के साथ बदलाव हुआ है साहित्य के तरीकों और विधाओं में। उपन्यास, कहानी अब लघु कथा की तरफ बढ़ गई है और कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न करने की कला ही एक लेखक या कवि के लिए बहुत आवश्यक है। तो श्रोताओं, आज इसी संबंध में हमने हमारे स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है छिंदवाड़ा के जाने-माने कथाकार श्री गोवर्धन यादव जी को। गोवर्धन यादव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। और श्रोताओं, आपको बता दें कि यादव जी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति छिंदवाड़ा के संयोजक हैं। कई पुरस्कार से सम्मानित है। देश की कई पत्र-पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। कई इनके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और कविताएँ भी लिखते रहे हैं और हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान काफ़ी उल्लेखनीय रहा है। तो गोवर्धन यादव जी, आपसे हम लघु कथा सुनें, इससे पहले जानना चाहेंगे कि आज की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में लघु कथा जो विधा है, वो किस तरह से हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करने या हमारे विचार पटल पर आघात करने में समर्थ है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। क्या है कि ये वर्तमान युग, जैसा आपने कहा, निश्चित ही बड़ा आपाधापी का है, समय आदमी के पास में है ही नहीं। और अगर आप देखें तो हमारे समाज से जो प्रमुख एक तत्व है संवेदना का, जी, वो संवेदना का आकाश हमारा दिन पर दिन छोटा होते जा रहा है। जी, और एक आश्चर्य का विषय है कि देखते ही देखते ये 20-25 साल में इतना व्यापक परिवर्तन आ चुका है कि आदमी इतना स्वार्थी हो गया है, इतना अपने आप को नीचे गिरा चुका है कि उसके पास पड़ोस में क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम, जी, कहाँ समाज में क्या हो रहा है उसे नहीं मालूम, देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे वो अनभिज्ञ है। केवल वो अपनी किस प्रकार से पैसा अर्जित कर सकता है, किस प्रकार से वो जो भी कह लीजिए, जो भी उसके धंधे हों, उससे वो पैसा, केवल वो अनीति से पैसा कमाने की दौड़ में भागा-दौड़ी से भाग रहा है, तो उसके पास असंतोष है, चैन जी, नहीं है। लेकिन एक कहानीकार, जो सजग कहानीकार है, वो ये समाज में व्याप्त घटनाओं को बड़ी बारीकी से देखता है जी, और वो सारी चीज़ों को पकड़ता है। जी, और लघु कथा एक ऐसी विधा है जी, कि जिसके अंदर में हम समग्र रूप से तो देखते हैं, जी, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जी, जी, लेकिन एक कथाकार जो होता है, एक लघु कथाकार जो होता है, वो उस चीज़ को इतनी कम से कम शब्दों में, क्योंकि लघु कथा का जैसा नाम है, जी, जी, लघु मतलब छोटी, बहुत छोटी। जी, छोटी होना, कहानी जी, नहीं है वो। जी, जी, सत्यनारायण की जैसी कथाएँ हम पढ़ते हैं, जी, सुनते जी, हैं, तो कथाएँ का मतलब एक कथा से दूसरी कथा जुड़ते जाती है और हम एक नए सोच में, नए परिवेश में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। जी, तो लघु कथाओं का भी यही काम है कि कम से कम शब्दों में जी, ज़्यादा से ज़्यादा बात कह के और ऐसी बात कह दी जाए कि जो सुनने वाले के अंदर में सीधा प्रभाव डाले। जी, चिंतन क्योंकि को आज के प्रभावित करे। समय में लोगों के पास समय नहीं है। जी, जी, कहानियाँ बड़ी-बड़ी, मैंने भी कई कहानियाँ लिखी हैं। जी, जी, एक कहानी मेरी धनिया जो है वो करीबन 32-34 पेज की है। जी, अब लोगों के पास धैर्य नहीं है जी, जी, उसको जी, पढ़ने के लिए। इतनी उत्कृष्ट कहानी है लेकिन अब समय नहीं है। तो हुँ, समय नहीं है तो लघु कथा उस चीज़ को वहाँ जा कर के और संप्रेषित करती है और वो सारी जो भाव भंगिमा आप समाज में व्याप्त कुरीतियों को देख रहे हैं उसको उकेरने का काम एक कहानीकार करता है। जी, आम आदमी तो देख रहा है लेकिन उसका एक कथाकार का जो सोचने का और देखने का तरीका होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है, इसलिए वो इन चीज़ों को कम से कम शब्दों में समाज के सामने जी। उसकी गलतियों को बताता है, उसको प्रेरित करने का काम करता है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय नहीं है लंबी-लंबी कहानियाँ पढ़ने का, समय नहीं है हमें कुरीतियों पर चिंता करने का, विचार करने का। और हम देखें कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे छोटे-छोटे विधाएँ ऑडियो वीडियो की आ गई है। व्हाट्सएप स्टेटस हुए, शॉर्ट्स हुए और टिकटॉक पे 30-30 सेकंड के जो वीडियोज़ हैं, वो काफ़ी प्रभाव छोड़ जाते हैं। तो कहानी लघु कथा के प्रारूप में भी इस तरह से प्रयास कर रही है संदेश पहुँचाने का या लोगों के विचारों को नई दिशा देने का। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक प्रभावी लघु कथा के क्या-क्या अंग या क्या-क्या तत्व होते हैं जिनसे वो लघु कथा
एक श्रोता या पाठक के मन में या उसके हृदय में जाके उसके विचारों को गतिशील कर पाती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जैसा मैंने कहा कि लघु कथा मतलब उसका आकार छोटा हो, जी, जी। शब्दों की संख्या आगे-पीछे हो सकती है, जी, जी। लेकिन जो विचारों का क्रम एक कथाकार समाज के सामने रखता है, उसमें वो वे शब्द बार-बार नहीं आने चाहिए। शब्दों की पुनरावृत्ति इसके अंदर में हुँ। आपको मानी जाती है और इस प्रकार से आप चलते जाएँगे कि वो सारी चीज़ें सीधी-सीधी जाकर के और श्रोता के या उस पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग में जाकर के वो असर डालें। जी। तो इसमें कम से कम शब्दों के अंदर में और सारी चीज़ें कहने की एक कुवत जो होती है, क्योंकि ये विधा इतनी आसान नहीं है, जी, जी। जितना कि आप समझते हैं कि यार लघु कथा है ना 2 लाइन पढ़ लिए, नहीं। जी, ये लघु होना इसके लिए कठिन है। इतनी परिमार्जन इसको करनी पड़ती है, जी। क्योंकि कहानी के अंदर तो हमारे पास स्पेस बहुत है कहने के लिए। जी, जी। संवाद हम बड़े-बड़े कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी समय नहीं है। हुँ, हुँ। अच्छा, हमारे पास भी समय नहीं और सामने वाले के पास तो है ही नहीं। जी, जी, जी। तो इतनी बड़ी बात को उस तक पहुँचाने के लिए तो हमारे पास हुँ, एक हुँ। जो सामग्री होनी चाहिए वो इतनी कम हो कि कम शब्दों में बोल हुँ, करके हुँ। वो उसको समझ ले। जी। तो ये सबसे बड़ी सफलता लघु कहानियों की यही है, लघु कथाओं की, जी, जी। कि ये सीधा-सीधा संवाद स्थापित करती है और एक पुरजोर असर करती है। जी। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और आप उससे, लेकिन जब तक वो बेचैन आपको ना कर दे, जी, जब जी। तक वो लघु कथा नहीं कहलाएगी। जी, जी। बहुत सही कहा आपने और संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की निशानी भी है, छोटा लिखना बड़ी बात है। छोटा लिखना बड़ी बात है। जी, सही तो कहा आपने। अब हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप आपकी कुछ प्रसिद्ध लघु कथाएँ हमारे श्रोताओं के साथ जी, साझा करें और उनके हृदय में उनके विचारों को गतिशील करने का आप प्रयास करें। जी। तो एक लघु कथा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एक छोटी-सी चिड़िया। अब आप देखिए कि छोटी-सी चिड़िया सोच कर के आप चिड़िया के ऊपर बात करेंगे जी, और सोचेंगे, लेकिन अपनी लघु कथा कहाँ जाती है? जी। एक ऑफ़िस का वातावरण है, ज़रा बड़े बाबू को मेरे कमरे में तो भिजवाना। बड़े साहब ने चपरासी को हुक्म लाने को कहा। "मे आई कम इन सर?" बड़े बाबू ने कमरे में प्रवेश करने के पहले कहा। "हाँ, हाँ, तुम अंदर आ सकते हो।" "साहब, देखो, मुझे बार-बार घुमा-फिरा कर कहने की आदत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर मुझे 50,000 रुपए चाहिए। इसका इंतज़ाम कैसे हो सकता है ये तुम जानो।" तो बाबू कहता कि ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा सर, आप निश्चिंत रहिए, चिंता ना करें। बाबू अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने अपने टेबल के ड्रॉर से एक कोरे कागज़ निकाला, टाइपराइटर में फँसाया और एक लेटर पैड पर लेटर टाइप किया और साहब के कमरे में पहुँचा। साहब ने देखा, "ये क्या है?" "हुज़ूर कुछ नहीं, एक छोटा-सा कागज़ का पुर्जा है।" "बड़े बाबू, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम जानते हो कि 20 सेशन में किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता?" "हुज़ूर, जानता हूँ। प्यारेलाल इसी शहर में कई बरसों से कुंडली मारे बैठा है। फिर उसकी बीवी सरकारी नौकर है। फिर हमने उसका ट्रांसफ़र थोड़ी किया है। उसे तो हमने प्रमोशन दिया है। मैं जानता हूँ, वह इतने दूर नहीं जाएगा और ऑर्डर मिलते ही सिर पर पैर रखकर दौड़ा चला आएगा और हमें मनमानी रकम दे जाएगा। बस आप इस कागज़ पर छोटी-सी चिड़िया बिठा दीजिए और देखिए ये चिड़िया क्या कमाल दिखाती है।" साहब खुश-खुश के कहता है, समझ गया, तुम बहुत ही होशियार आदमी हो। सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूँ और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो ये एक छोटी-सी कहानी है कि देखिए कि समाज में किस प्रकार से एक दोहन की प्रक्रिया चल रही है और एक छोटी-सी चिड़िया जी, जी। पैसों की झड़ी लगा देती है। तो ये अनीति से कमाने वाली बात जो मैंने अभी आपसे कही थी, जी, जी। वो है। एक छोटी एक लघु कथा और है, जी। रोटी का मूल्य। एक दिन मैं अपने स्कूटर सुधरवाने के लिए एक गैराज में बैठा था। वहाँ 8-10 साल का एक लड़का हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। शायद वह नया-नया लगा था। मैकेनिक ने उसके बगैर तरफ देखे 19-20 का पाना माँगा। लड़के ने एक पाना उठाया और उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो पाना उस नंबर का ना होकर कोई दूसरे ही नंबर का था।
सही पाना न पाकर उस मैकेनिक को क्रोध आ गया और उसने गंदी गंदी गालियां बकते हुए उसके गाल पर कसकर एक झापड़ मार दिया। झापड़ जैसी लगा, लड़के की आंखें छलछल आई। थोड़ी देर बाद मिस्त्री किसी आवश्यक कार्य से बाहर गया था। मैंने जिज्ञासावश उस लड़के से पूछा, ये मिस्त्री तुम्हारा कौन लगता है और कितनी तनख्वाह देता है? तो लड़का थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर हलक को थूक से गीला करते हुए उसने कहा, रिश्ते में मेरा तो कोई नहीं लगता, खाने को 2 जून की रोटियां दे देता है। मैंने आश्चर्य से पूछा, केवल 2 रोटी और कुछ नहीं? तो उस लड़के ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, साहब जी, जिंदा रहने के लिए 2 रोटियां ही काफी है। अब एक लघु कथा मैं पढ़ने जा रहा हूं, चौकीदार। राकेश ने शहर में एक शानदार बंगला बनाया था। शीला और बच्चे बहुत खुश थे अपने आलीशान बंगले में। उन्होंने एक अल्सेशियन कुत्ता भी पाल रखा था ताकि चोरी चकारी ना हो सके। बावजूद इसके एक बार चोरों ने अपना हुनर दिखला ही दिया। इन सब बातों को लेकर वो परेशान सी रहने लगी थी। एक बार उसकी सहेली राधा उससे मिलने आई। उसने अपनी सहेली को सारी व्यथा कथा सुनने के बाद सलाह दिया कि तुम गांव से अपने ससुर और सास को बुलवा लो, सारी समस्या चुटकी बजाते ही हल हो जाएगी। उसने आश्चर्य से भरते हुए पूछा, वो भला कैसे? अरे सीधी सी बात है, तेरी सास चौका बर्तन संभाल लेगी और ससुर चौकीदार का काम। इससे तुझे भरपूर आराम करने को भी मिल जाएगा। जब घर में दोनों बने रहेंगे तो किस चोर में हिम्मत है कि नजर उठाकर भी इधर देख सके? फिर बच्चों की भी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह तुम्हारी काफी बचत भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें एक काम बड़ी सावधानी से करना, उन्हें इस बात का आभास तक न होने देना कि तुम उनका फायदा उठा रहे हो, अन्यथा संबंधों में खटास आने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब ये देखिए कि कितनी एक विचित्रता है कि हम अपने संबंधों का भी दोहन करने उतर गए। जी, जी। यानी आदमी की मानसिकता तो आप देखिए। एक लघु कथा है, बड़ी प्रेरक लघु कथा है। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम आजकल बड़े तेजी से फल फूल रहे हैं, तो ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक विसंगति तो पनप चुकी है। उसी पर मैंने लिखा, पिता की सीख। सखाराम को वृद्धाश्रम आए काफी दिन हो गए थे, लेकिन उसे अपने घर की खूब याद आती, क्योंकि पत्नी के गुजर जाने के बाद जब उसने अपने घर की चाबियां अपने बहू के हाथों में सौंप दी थी, उसी दिन से उसका बुरा हाल होना शुरू हो गया था। उसने अपने बेटे से अपने ऊपर होने वाली दुर्दशाओं के बारे में बतलाना भी चाहा, तो बेटे ने 2 टूक उत्तर दे दिया, पिताजी, समय के साथ चलना सीखें और समझौता करने की आदत भी डालें। हमारे पास ना तो समय है और न आपकी तीमारदारी करने के लिए इतना हम समय निकाल पाएंगे। तो बेटे का उत्तर सुनकर उसने गहरी चुप्पी ओढ़ ली थी। अब वो अंदर ही अंदर गलने लगा था। एक दिन ऐसा भी आया कि उसे वृद्धाश्रम भेज दिया गया। वृद्धाश्रम के अन्य लोग उसे ढाढ़स बंधाते, लेकिन उसका धैर्य जवाब दे जाता। धीरे धीरे अब वो वहां रहने का आदी भी हो गया था, लेकिन घर की यादें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती थी। जब तक वो घर में था, अपने पोते के साथ खेलता, हंसता, बतियाता था। उसे जब तक उसकी याद आती, उसे याद आया कि परसों पोते का जन्मदिन है। वह उसे बधाई देना चाहता था। उसने अपने बेटे के नाम एक पत्र लिखा, प्रिय बेटे, परसों पप्पू का जन्मदिन है। उसे मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार और अनेकानेक शुभकामनाएं देना। शब्दों के अलावा मेरे पास है भी क्या जो मैं उसे दे सकता हूँ। उसे खूब पढ़ा लिखा कर होशियार बनाना, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि उसे इतना होशियार मत बना देना कि एक दिन वो तुम्हें वृद्धाश्रम का रास्ता बता दे। गोवर्धन यादव जी आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और लघु कथा की प्रभावशीलता पर चर्चा करने के लिए और कुछ अपनी प्रसिद्ध लघु कथाएं हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्रोताओं, अगले मंगलवार इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र प्रवीण चौरे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।